अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं अनलर्निंग पाठशाला जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करता आ रहा है और करता रहेगा। तो उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, हमारे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी तक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं, मेटलर्जी का कर चुके हैं, सॉल्यूशन का पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक कर चुके हैं। आज हम लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन का पार्ट 4। 2019 के कंटिन्यूइंग क्वेश्चन अपन आज देखेंगे और 2020 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चालू करते हैं आज हम अनलर्निंग के पाठशाला का सॉल्यूशन पार्ट 4। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आइए सब मिलके स्वागत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 1? 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट is dissolved in 100 gram of two different solvent A and B whose ebullioscopic constant are in ratio of 1:5. Ratio of elevation in their boiling point is। अब देखो दोनों सॉल्वेंट का मास कितना लिया है 100 ग्राम और सॉल्यूट को कितना डाला है 1 ग्राम। इसका मतलब चाहे आप सॉल्वेंट ए ले लो या सॉल्वेंट बी ले लो, जैसे आपने सॉल्यूट लिया इसके साथ इसको मिलाया अपन ने सॉल्वेंट ए के साथ, ऐसे ही अपन ने दूसरा सॉल्यूशन लिया उसमें सॉल्यूट को मिलाया सॉल्वेंट बी के साथ। दोनों में अगर आप देखो दोनों सॉल्वेंट की अमाउंट फिक्स है, सॉल्यूट की अमाउंट फिक्स है, इसका मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी सेम। जितनी मोलैलिटी ए वाले में होगी उतनी ही मोलैलिटी बी वाले में होगी। इसका मतलब और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा ए के लिए, तो के बी ए सॉल्वेंट का जो भी है इनटू एम में अपॉन रेशियो निकालना है ना, तो डेल्टा टी बी ऑफ बी डिवाइडेड बाय के बी ऑफ बी इंटू एम बी। अब मोलैलिटी तो बराबर है, इसका मतलब जो रेशियो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का होगा वही रेशियो क्या होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का होगा। बहुत ही आसान सवाल था, बस आपको सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए था और थोड़ी दिमाग की बत्ती जलानी थी। कई सारे बच्चे तो मोलैलिटी निकालने लग जाएंगे, गधों ऐसे नहीं करना है कभी भी, ठीक है। मोलैलिटी अगर सेम हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब काट गए और बस इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का रेशियो लिखा दो, आंसर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एट रूम टेम्परेचर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया in 360 gram of water. If the vapor pressure of pure water at this temperature is 35 mm Hg, lowering of vapor pressure will be। मैं आप सब बच्चों को ये बोलना चाहता हूं, क्या इसके आगे रिलेटिव लोवरिंग लिखी हुई है? नहीं। लोवरिंग मतलब कितनी गिरावट आई है, गिरावट किसके बराबर हो गई? पी नॉट माइनस पी एस। तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है, ना कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट की, ठीक है। ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, मतलब इसके रिलेटिवली कितना कम हो गया, लेकिन इसमें रिलेटिव शब्द तो लिखा नहीं है। तो पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू इसमें पूछी गई है कि कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि अपन जानते हैं पी नॉट माइनस पी एस रिलेटिव लोवरिंग पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा, यूरिया के मोल अपॉन यूरिया के मोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल और यूरिया के मोल देख लेते हैं। तो यूरिया के मोल कितने हो जाएंगे 0.6 अपॉन 60, 0.6 अपॉन 60। तो ये तो कितने हो जाएंगे यूरिया के मोल्स, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 0.01। यूरिया के मोल 0.01 प्लस पानी के मोल कितने हो जाएंगे 360 ग्राम। तो 360 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 मतलब 20। तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, अगर हम इसकी डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो ये कितनी आ जाएगी 0.01 अपॉन 20.01। इसका मतलब 1 अपॉन 2000 के आसपास। इसका मतलब 0.5 इंटू
10 की पावर -3, लगभग इतना हो जाएगा। अब अपन को लोअरिंग पूछा है, तो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट से आप मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी वैल्यू को, तो पी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, और आंसर भी एमएमएचजी में ही चाहिए, तो 35 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -3, ये लगभग आ जाएगा 17.5 इंटू 10 की पावर -3। उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट इज दिस, मतलब केएफ की वैल्यू आपको दे रखी है, सॉल्वेंट की कितनी है 4, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अ सॉल्वेंट दिस, मतलब आपको ये मोलैलिटी दे रखी है इतनी कुछ इस सॉल्यूशन की, आपको क्या बताना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई। अब ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि अपन डिसोसिएशन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट मान रहे हैं। जहां आपको किसी भी क्वेश्चन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन लिखा हुआ आ जाए, तो आपको इस पूरी सॉल्ट को तोड़ना पड़ेगा, आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आई को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलैलिटी से, जो भी आपकी सॉल्यूट है, तो इसकी कितनी है के एफ इंटू एम, सारा एक्सप्रेशन पुट कर दो, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 आयन देगा, 2 के प्लस और एक SO4 2 माइनस, ये देगा पानी में डिसोसिएट होके। अब फुल डिसोसिएशन है तो मतलब अल्फा को अपन को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 3, के एफ की वैल्यू 4 और मोलैलिटी की वैल्यू 0.03, मतलब ये लगभग कितना आ जाएगा 12, 12 इंटू 3 36, 36 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.36 की। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विड M एंड लिक्विड N फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है भैया, आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड M एंड N आर दिस, तो हम ऐसे क्या बोल सकते हैं कि PM और PN, PN नॉट की वैल्यू PM नॉट से क्या है ज्यादा, इसका, और सॉल्यूशन का जो PS की वैल्यू होगी, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनेगा इन दोनों की मदद से, उसका वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर के क्या होगा, ठीक बीच में। तो अब देखते हैं, अब इतना तो पता चल ही गया ठीक बीच में होगा। अब उस हिसाब से अपन को ये सारे कंक्लूजन देखने हैं कि इसमें से कौन कौन से कंक्लूजन सही है। तो अब इसमें देख सकते हो आप कि x और y दोनों जगह आ रहा है, तो हमारी काम की इक्वेशन कौन सी आएगी बेटा, पी एस इंटू वाई एम इज इक्वल टू एक्स एम मल्टीप्लाई बाय पी एम नॉट, ठीक है। इसको x को मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अब अपन को इसका एक्सप्रेशन चाहिए, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता वाई एम को इधर ले जाओ एक्स एन को इधर ले जाओ, भाई पॉजिटिव वैल्यू है ना, इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा। तो ऐसा करते हैं, अपन यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, वाई एम अपॉन एक्स एम बेटा कितना है, पी नॉट एम अपॉन पी एस। ऐसे ही अपना वाई एन अपॉन एक्स एन हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, पी एन नॉट अपॉन पी एस। अब आप देख सकते हो पी एम नॉट की वैल्यू पी एन नॉट से क्या है, कम है। इसका मतलब इससे हमको क्या कंक्लूजन पता चला कि वाई एन अपॉन एक्स एन की वैल्यू किससे बड़ी होगी, वाई एम अपॉन एक्स एम से, ठीक है। तो उस हिसाब से रेशियो देख लेते हैं। अब देखो एक्स एम ऊपर है एक्स एन नीचे, तो इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया, एक्स एम अपॉन एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एम अपॉन वाई एन, ये हो जाएगा। तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। पर ठीक है, अपन ने ये दोनों वाले तीन ऑप्शन तो देख ही लिए, पर इस ऑप्शन को देखना भी जरूरी है, तो इस ऑप्शन को भी देखते हैं अपन, एक्सएम माइनस वाई एम, ठीक है, एक्सएम माइनस वाई एम, तो अपन वाई एम को एक्सएम के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक्स एम माइनस एक्स एम पी एम नॉट अपॉन पी एस, और यही वैल्यू ऐसी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स एन माइनस एक्स एन इंटू पी एन नॉट
PS। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, तो XM तो कॉमन आ जाएगा इसमें, तो PS माइनस PM नॉट अपॉन PS, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, XN PS माइनस PN नॉट अपॉन PS। अब बेटा यहां पे ध्यान से देखना, मेरी बात को बिल्कुल लगातार सुनते रहना, एक बात चुकी और ये पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब देखो PS की वैल्यू तो कॉमन है, तो इसको तो अपन काट भी सकते हैं। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं कि इनइक्वलिटी के साइन ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि दोनों बराबर होंगे, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो इसको देखने के लिए अपन ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो PS माइनस PM नॉट, PS माइनस PM नॉट, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और PS माइनस PN नॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा नेगेटिव से क्या होती है, ज्यादा, इसका मतलब इनइक्वलिटी का साइन क्या आएगा, ऐसा, और ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऐसा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, तो एक ही आंसर सही है, थर्ड। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, जेईई मेन 2019 में आया ये सवाल। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे जेईई मेन 19 के थे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 आपके जेईई मेन 19 के, 2019 के। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन थे इसलिए बार बार लिखने से तो कोई मतलब नहीं, इसलिए यहीं पे बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 क्या थे, जेईई मेन 2019, ये लास्ट क्वेश्चन है 2019 का, फिर 2020 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखेंगे। A solution is prepared by dissolving 0.6 gram of urea and 1.8 gram of glucose in 100 ml of water. Osmotic pressure of the solution will be. Osmotic pressure, अब देखो अगर जब दो तरीके के सॉल्यूट होते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो बेटा दोनों सॉल्यूट की वजह से होगा। भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, तो दोनों की कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। तो नेट कंसंट्रेशन, अब आई की वैल्यू तो 1 लेनी पड़ेगी अपन को, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो CRT ऐसे कर देंगे अपन, और कंसंट्रेशन अब देख लेते हैं इसकी। अब दोनों में देखो वॉल्यूम तो सेम आएगी, भाई सॉल्यूशन की वॉल्यूम दोनों के लिए क्या होगी, 100 ml। अच्छा, और दूसरी बात ये जो C यूज करते हैं अपन, क्या यूज करते हैं, मोलैरिटी, तो दोनों की मोलैरिटी, दोनों की कंसंट्रेशन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, क्योंकि दो तरीके के सॉल्यूट है, यूरिया और ग्लूकोज। तो C की वैल्यू यूरिया के लिए तो अपन देख लेते हैं कि कितनी हो जाएगी, मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.6 अपॉन 60, प्लस ग्लूकोज के कितने हो जाएंगे, 1.8 अपॉन 180, और दूसरी बात वॉल्यूम तो दोनों के लिए कॉमन है, तो 1/100 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि ये ml में दे रखा है। ठीक है, तो ये तो आ गई कंसंट्रेशन। R की वैल्यू लगभग कितनी ले सकते हैं, 1/12। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, 1/12 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कितना हो जाएगा, 25। कुल मिला के इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्रॉस भी हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.02, तो ये कितना आ जाएगा, 0.6/60 कितना हो जाएगा, 0.01, तो ये इससे भी आ जाएगा 0.01, तो ये जाएगा 0.02 इंटू 10 इंटू 25। ठीक है, ये ऐसा गया, ये कैंसल आउट, तो 25 इंटू 0.2 लगभग कितना आ रहा है, 5 ATM। लगभग इसलिए यूज बोल रहे हैं अपन, क्योंकि अपन ने R की वैल्यू 0.082 नहीं मानी, ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान हो सके। तो हमने 1/12 मान लिया, तो उस हिसाब से आंसर अप्रोक्सीमेटली 5 के हिसाब से 4 ऑप्शन आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि 2020 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। क्वेश्चन नंबर 6, वेपर प्रेशर ऑफ CH2 एंड दैट ऑफ एसीटोन इज 344। ठीक है, a solution of CH2 has a total vapor pressure of 600। क्या है, इन दोनों से ज्यादा दिख रहा है ना बेटा, इसको ध्यान से देखो, टोटल वेपर प्रेशर
इसके सॉल्यूशन का क्या है, ज्यादा है, किससे, इन दोनों से। तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। भाई क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। और इसमें से अपन को क्या बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव डेविएशन के हिसाब से फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। डेल्टा एच मिक्सचर तो पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच मिक्सचर क्या होती है, पॉजिटिव होती है पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो पहला ऑप्शन तो स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। रॉल्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय द सिस्टम, बिल्कुल सही, ये बात भी सही है। अब मिक्सचर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 100 दोनों के 100 ml मिला है, 200 के बराबर तो नहीं होगा, ये तो पक्का है क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। क्या 200 से ज्यादा होगा, अब देखो पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब डेल्टा वी मिक्स क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों को मिलाने पे जो भी वॉल्यूम होगी वो 200 ml से क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसमें ऑप्शन क्या है, लेस देन 200, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो गया ये। पर तब भी अपन फोर्थ वाला ऑप्शन भी देखेंगे, CH2 एंड एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन टू themselves। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, अपन को फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, दो ओपन बीकर है, एक के अंदर सॉल्वेंट है, दूसरे के अंदर सॉल्वेंट प्लस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन है और एक जगह क्या है, सॉल्वेंट। और दोनों को एक कंटेनर में सील्ड कर दिया। ठीक है भैया, इतना बड़ा कंटेनर बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। दो बीकर ले लिया अपन ने ओपन, ठीक है। एक के अंदर तो क्या है आपका, प्योर सॉल्वेंट, और एक के अंदर क्या है, एक क्या है, सॉल्यूशन। अब अपन जानते हैं कि सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब आप सोचो कौन ज्यादा उड़ेगा, सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा, और ये क्या होगा, कम वोलेटाइल। अगर ये कम वोलेटाइल होगा तो सॉल्वेंट का प्रेशर, आपका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ये ज्यादा उड़ेगा, ज्यादा उड़ेगा तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, यही प्रेशर ये इसके ऊपर लगाएगा, अब ये प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा। तो ये इसके सॉल्वेंट पार्टिकल्स को क्या करेगा, ऊपर जाने नहीं देगा। ऊपर जाने नहीं देगा तो इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, आपकी वॉल्यूम क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस हिसाब से आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। तो जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसकी वॉल्यूम उतनी ही कम हो जाती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक फ्लास्क है जिसके अंदर मिक्सचर है दो तरीके के सॉल्यूशन का, आइसोहेक्सेन का और 3 मिथाइल पेंटेन का। इनमें से एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 60 है। अब इसमें टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जब भी कम हो, बॉइलिंग पॉइंट का जब भी डिफरेंस कम हो, तब अपन सेपरेशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्या करेंगे बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जिससे कि धीरे धीरे अपने आप अपन बार बार डिस्टिलेशन करते रहेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब बार बार डिस्टिलेशन करते रहेंगे और धीरे धीरे करके आपकी दोनों की कंपोजिशन अलग अलग कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे आइसोहेक्सेन को और 3 मिथाइल पेंटेन को। अब आंसर तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। सवाल उठता है कि डिस्टिलिंग आउट कौन होगा, मतलब पहले किसकी बूंदें बनेगी, किसकी वेपर्स बनेगी। ऑब्वियस ही बात है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर बनेगी, पहले बनेगी। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या होगा, डिस्टिल आउट फर्स्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना चाहता हूं।
आप चाहो तो आप भी स्टार मार्क कर सकते हो। अब बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा? अब दोनों ही ब्रांच एल्केन है, इसका मतलब है दोनों में वंडरवॉल फोर्सेस होंगे। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बेटा किसका होगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आइसोहेक्सेन। और ये किसका स्ट्रक्चर होगा? 3 मिथाइल पेंटेन। ऐसा। अब 3 मिथाइल पेंटेन, अब क्या होगा कि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ज्यादा है, देख सकते हो ये सिमेट्रिकल है। इस कार्बन के इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, ये सिमेट्रिकल है। और स्ट्रक्चर जितना सिमेट्रिकल होगा इंटरेक्शन उतना अच्छा होता है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर इंटरेक्शन अच्छा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। और सवाल क्या पूछा था? डिस्टिंगिंग आउट फर्स्ट, मतलब पहले बूंद किसकी बनेगी? वेपर्स पहले किसकी बनेगी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आइसोहेक्सेन। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब सबके इंटरेक्शन फोर्स के बीच में अपन को कंपैरिजन करना है। तो आप ऐसा करो, अलग अलग वेपर प्रेशर पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसलिए तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। तो सब लिक्विड के लिए बना दिया है। अब अपन क्या करते हैं, एक ही वेपर प्रेशर की लाइन खींच लेते हैं। एक ही वेपर प्रेशर की क्या खींच लेते हैं? लाइन खींच लेते हैं। एक ही वेपर प्रेशर पे आप ये देखो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। तो इसमें आप देख सकते हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट x का नीचे इधर आएगा, y का इधर नीचे आएगा और z का बॉइलिंग पॉइंट इधर आएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट tz का होगा, फिर ty का होगा, फिर tx का होगा। तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग या सबसे अच्छा इंटरेक्शन किस में होगा? या ऐसा बोल सकते हैं मोस्ट FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा किस में होगा? आपका बॉइलिंग पॉइंट जिसमें ज्यादा है, इसका मतलब Z। फिर इसके बाद Z के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्टेप, अब डायरेक्ट ही मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? Z, फिर Y, फिर X। तो उस हिसाब से आंसर देखो, X हैज अ हायर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू Y। गलत। X has a lower interact molecule than Y। लोअर है, बिल्कुल सही। Z has a lower intermolecular interaction as compared to Y। ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? आपका सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सेकंड। ठीक है, अगले पे पहुंच जाते हैं अपन। Molarity of HNO3 in a sample which has a density this and mass percentage this। मास परसेंटेज लिख रखा है ना बेटा, यहाँ पे मास परसेंटेज लिख रखा है। इसका मतलब अब अपन कुछ भी नहीं कर सकते, परसेंटेज W/W मानना पड़ेगा 63%। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.4 ग्राम पर ml। ठीक है, अपन को जो भी कंसंट्रेशन है अपन को क्या चाहिए? मोलैरिटी। इस तरीके के सवाल में आप क्या करा करो, मोलैरिटी का एक्सप्रेशन आप लिख दो, N ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर अपन ये ml में लें तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 1000। तो ऐसा करते हैं, क्या अपन को मोल बता रखा है HNO3 के? नहीं। तो अब क्या करें? फंस गए। अब ऐसा अगर आपको महसूस हो क्या डाटा इनसफिशिएंट है, हम कैसे फिर मोल निकालेंगे, कैसे मोलैरिटी निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो तब आप क्या करा करो, एक अजम्पशन ले लिया करो। आप डिनोमिनेटर को 1 करने की कोशिश करा करो। जैसे परसेंटेज W/W 63 दे रखा है, अगर डिनोमिनेटर को 1 करना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, 100 ग्राम मान लेता हूँ W ऑफ सॉल्यूशन। ये आप क्या कर लेते हो? अज्यूम। आप ये अज्यूम कर लो सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। इसका मतलब W ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा? 63 ग्राम।
मोल्स अपने आप कितने हो जाएंगे HNO3 के? 63/63, दैट इज 1। तो मोल तो आ गए। अब अपन को क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखा है? मास दे रखा है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, कितना हो जाएगा? 100/1.4। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या करा करो, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको चाहिए उसमें आप डायरेक्ट रखो। तो 1/100, 1.4 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये पॉइंट हटा, तो ये क्या आ गया? 14। तो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? 1414। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, कंसंट्रेशन टर्म को कन्वर्ट करने के ऊपर बेसिस पे था। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। What amount of NaCl should be added to 600 ग्राम of water, जिसकी डेंसिटी इतनी है, to decrease the freezing point of water to 0.2 डिग्री सेल्सियस? तो सिंपल आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक सवाल पूछा है, NaCl डाला है, तो ये तो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है अच्छा खासा। तो IM इंटू KF हो जाएगा। तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा? 0.2, जितने का डिप्रेशन हुआ। आई की वैल्यू अब देखो, कंप्लीट डिसोसिएशन मानना पड़ेगा, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 आयंस देगा। एम की वैल्यू देख लेते हैं। अपन को मोल्स तो पता नहीं है, तो W/58.5 जो कि मोलर मास होता है NaCl का, अपॉन 600 इंटू 1000, ये तो मोलैलिटी होगी। KF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ से W निकालो आप, कितना आ रहा है? तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, इसका हट गया, ये पॉइंट हट गया, ये 10 कट गया। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 585 इंटू 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 20, इतना समथिंग कुछ आ जाएगा। तो ये 2, ये आपका आ गया 3, तो 585, 3 जा 15, 3 8 जा 24, 24 25, तो 17, ठीक है, अपॉन 10। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। डेल्टा TF इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला क्वेश्चन है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है -0.2, मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन इतने का आ गया, ठीक है। उसको किसके बराबर करेंगे अपन? IKFM, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है? 2। KF की वैल्यू कितनी है? 2। मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है? W/58.5 इंटू 600 इंटू 1000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.2, तो ये 10 आ गया, ठीक है। तो एक बार के लिए अपन W पूरा निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है? 58.5, इसका भी आप 10 ऊपर ले जाओ, ये हुआ, तो ये इसका भी 0 हट गया, तो 58.5, 2 तो कट जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? 300, 0 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 58 पॉइंट, नहीं 58.5 तो हट गया, इंटू 3 अपॉन 100,000, तो 585 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा आपका? 3 5 जा 15, 25, 17, ठीक है। अब आपके 3 डेसिमल, मतलब 1.755, लगभग 1.755 ग्राम आ गया, तो उस हिसाब से आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वापस से वही डिप्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ गया। अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है ये, मेरा मनपसंद सवाल है जो 2020 में आया था ये।
अ सिलेंडर कंटेनिंग आइडियल सॉल्यूशन, एक सिलेंडर है, एक आइडियल जिसमें आइडियल सॉल्यूशन पड़ी हुई है, इसके कितने मोल है बेटा, 0.1 मोल है, ठीक है, और इसके कितना लीटर है, 1 लीटर है, ठीक है, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब जितना टेम्परेचर इस आइडियल गैस का होगा उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का होगा, ठीक है। दूसरा ही बोला है विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब ये टेम्परेचर क्या होगा आपका, उस सॉल्यूशन का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अपन को फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो 0 माइनस टी एफ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, 0 माइनस टी एफ इज इक्वल टू, अब देखो इथाइलिन ग्लाइकोल है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू के एफ कितना दे रखा है, 2, तो 2 इंटू मोलैलिटी कितनी है 0.5, तो टीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, -1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, इसका मतलब आपका टीएफ कितना हो जाएगा 272 केल्विन। अब देखो थर्मल इक्विलिब्रियम में जितना टेम्परेचर इसका है उतना ही टेम्परेचर क्या है इसका, तो अपन करते हैं आइडियल गैस के लिए। अब देखो आइडियल गैस के लिए देखते हैं, ये तो पता चल गया कि इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था इतना। अब देखो जैसे ही ये S1 S2 हटाया तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, एक्सपांशन होगा, क्या होगा बेटा, एक्सपांशन होगा, तो एक्सपांशन होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 दैट इज इक्वल टू nRT1। तो हम ऐसा करते हैं nRT1 को डायरेक्टली P2 V2 के क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब P2 की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 atm के अगेंस्ट होगा, इंटू V2 जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। S1 S2 को हटाने के बाद प्रेशर तो आपका क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm इंटू V2 nRT1, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा 0.1, r की वैल्यू 0.08 और टेम्परेचर की वैल्यू 272, तो ये कितना आ जाएगा 272, V2 की वैल्यू डायरेक्ट इधर देख रहा हूं 272 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -3, तो 272 इंटू 8 कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 16, 8 7 जा 56, 57, 5 2 जा 16, 16 प्लस 5 2176, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.176, और होता भी है। अगर आप प्रेशर को कम कर दोगे तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वो आइसोथर्मली इंक्रीज करेगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आपके रिवीजन में भी काम आएगा। गैसियस स्टेट और सॉल्यूशन के चैप्टर को दोनों को मिक्स कर दिया और सवाल बना दिया, यही तो खासियत है जेई मेंस और जेई एडवांस की। तो हमारे साथ ऐसे ही कंसेप्ट को पढ़ने के लिए तैयार रहें, अपडेट्स लेते रहें, और हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सारी पता लगती रहे। आज के लिए बस